जैसे हम लोग ये जो टर्म यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या होता है, तो पहले हम लोग इस टर्म का एक छोटा सा डेफिनेशन डालते हैं, फिर उस टर्म को हम लोग आराम से एक्सप्लेन करेंगे। अपने कॉपी में हेडिंग डाल दो रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, एक और छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। जैसे जब भी कभी आप लोग नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते वक्त 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे क्लास 10 तक का सिलेबस, 9 तक का सिलेबस काफ़ी छोटा हुआ करता है। बट आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और जेई की तैयारी के टाइम पे मेरे 2 साल का आपको नोट्स बनाना होगा। तो 2 साल का नोट्स बनाने का मतलब है आपके केमिस्ट्री में भी एटलीस्ट 7 से 8 कॉपी फुल हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सिमिलर टाइप से मैथ्स फिजिक्स में भी काफ़ी सारे कॉपी, एटलीस्ट 2 साल में 6 से 7 कॉपी तो हर एक सब्जेक्ट में जाएगा और काफ़ी मोटा मोटा कॉपी होगा। तो इतने मोटे मोटे कॉपीज़ को आपको लास्ट में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सब लोग का हर साल यही सवाल होता है कि सर रिवीजन कैसे करें, बहुत ज़्यादा नोट्स हो गया है। तो इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन आपको शुरू से लेकर रखना होता है। जैसे मान लो मैंने हेडिंग डलवाया रिलेटिव एटॉमिक मास, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बस एक नॉर्मल कॉपी में जैसे सारी चीज़ें लिखते जा रहे हैं वैसे ही इस चीज़ को भी लिखते हैं। तो जब आप पेज पलटेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका हेडिंग कहाँ गुजर गया। आपको कोई एक हेडिंग सर्च भी करना होगा तो भी आपको ध्यान नहीं आएगा कि हेडिंग कहाँ पे है। तो इसलिए जो भी आप टॉपिक्स लिखे, जो भी हेडिंग्स लिखे, उसको अलग पेन से लिख लिया करें। ट्राई करो रेड या ग्रीन पेन यूज़ करने का, ये थोड़ा अलग कलर होता है तो उसमें नज़र ज़्यादा अच्छे से जाता है। एक तो ये पार्ट कि आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो जो भी हेडिंग्स होंगे उन हेडिंग्स वाले पार्ट को आप थोड़े हाइलाइटर पेन से लिखेंगे, प्लस जो भी फॉर्मूले मेंशन करेंगे उनको भी आप थोड़े अलग पेन से लिखने की कोशिश करें। एंड जो भी हम लोग एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कराएंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मार्क कराते हैं, जैसे मैं बोल दूंगा कि इसको स्टार मार्क कर लो, इसको नोट के जैसा मार्क कर लो, थोड़े यूनिक पॉइंट्स, उनको भी आप उन हाइलाइटर पेन से ही, ग्रीन पेन या फिर रेड पेन, दोनों में से किसी एक से लिखें, ताकि जब भी पेज पलटो तो सीधा उस पर नजर जाए, मतलब इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा उस पेन के उस इंक वाले पार्ट पे नज़र चला जाए। क्वेश्चंस को अलग पेन से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पेज पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है कि मैंने न्यूमेरिकल कहाँ पे सॉल्व कर रखा है, बस आप एक नज़र देखेंगे पेज पे आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूमेरिकल है कि न्यूमेरिकल नहीं है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स जो भी हम लोग कराएंगे उसको आप नॉर्मली लिखते चले जाए, जो नॉर्मल नोट्स है उसको भी नॉर्मली लिखते चले जाए। बस केवल हेडिंग, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो भी फॉर्मूले हैं उसको किसी अलग पेन से लिखें, ताकि आप 1 महीने के बाद भी नोट्स पलटो तो बस पलटते वक्त भी आपको मेन चीज़ों पे नज़र चला जाए, ताकि आपका रिवीजन थोड़ा सा फास्ट हो पाए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। चलो भाई, हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे एक तो हम लोग इसका डेफिनेशन पहले मेंशन करते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो, और आप भी नोट करते चले जाए, इट इज़ द रेशियो ऑफ mass of one atom of any element. It is the ratio of mass of one atom of any element with respect to 1/12 mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। एक बार डेफिनेशन नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 के आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12 चाहिए, और इसी 1/12 वाले वैल्यू से हम लोग किसी दूसरे एटम के मास के पार्ट को डिवाइड करके कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखाई देता है, बट एक्चुअल में इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। मैं जो बस बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुना, भी कुछ भी नोट नहीं करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था तुम लोगों को कि एटॉमिक मास का मतलब होता है मास नंबर वाले पार्ट से AMU को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोगों को रेशियो निकालना है, पहला तो रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम, तो रेशियो निकालना है मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो अगर ऑक्सीजन के एक एटम का मास मतलब एटॉमिक मास निकालते तो हम लोग मास नंबर 16 ले सकते थे और AMU लगा सकते थे। ये तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की वैल्यू आ गई अपने पास।
फिर उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 मास बोला है ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो पहले तो कार्बन 12 आइसोटोप का मास निकाल लेते हैं, फिर उसका 1/12 निकालेंगे। तो अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो उसका मास नंबर 12 होता है, तो उस केस में 12 AMU। तो अगर हम लोग 1/12 करते हैं तो 1/12 करने की वजह से आराम से अपना ये 12 वाला पार्ट कैंसिल आउट होता, और कैंसिल आउट होने के बाद इस चीज़ को हम लोग 1 AMU लिख सकते थे। तो जब हम लोग रेशियो वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम। तो जैसे ऑक्सीजन के केस में 16 AMU था, डिवाइडेड बाई 1/12 मास, जो कि अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने 1 AMU के बराबर। तो ये AMU कैंसिल आउट होगा, बचेगा यहाँ पे 16। और 16 क्या था, तो बेसिकली मास नंबर था ऑक्सीजन वाले पार्ट का। तो डेफिनेशन भले ही कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ दिस। इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हम केवल स्कूल्स के लिए ध्यान रखेंगे कि स्कूल के एग्जाम में जब पूछता है तो आपकी लैंग्वेज लिखने आना चाहिए। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोलेंगे कि जैसे अगर हम लोग 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 निकाले तो बेसिकली 1 AMU निकल के आया, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस केस में हम लोग कुछ कर नहीं रहे, किसी भी एक एटम के मास को 1 AMU से डिवाइड कर रहे हैं। तो एटम का मास तो खुद ही मास नंबर इंटू AMU होता है, उसको अगर हम लोग 1 AMU से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मास नंबर बचेगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ नथिंग बट जस्ट द मास नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट का मास नंबर को हम लोग ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहे हैं। जैसे हम लोग दो एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हमेशा काम करते हैं। रिलेटिव वर्ड जो है रिलेटिव एटॉमिक मास, एक एटम के मास को हम लोग किसी दूसरे रेफरेंस के रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग मेंशन कर रहे हैं। बट रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग, ओनली इट कैन बी कंसिडर्ड एज मास नंबर ओनली। और शायद लास्ट क्लास में बताया था कि जो मास नंबर होता है उस मास नंबर को हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकालते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी आराम से बोल सकते हैं। तो मास नंबर बोलो या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलो या रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो, ये सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। इस एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, ये हम लोग नॉर्मली हमेशा कन्वर्सेशन के लिए यूज़ कर लिया करेंगे। इस एक पॉइंट को नोट कर लो, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नोट कर लो इस चीज़ को। और नॉर्मली होता है कभी कभी कि एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन या किसी बुक्स में एक डेफिनेशन दे रखा होता है रिलेटिव एटॉमिक मास वाले पार्ट का। डेफिनेशन में नहीं, फार्मूला दे रखा होता है। तो फार्मूला कुछ है नहीं, उसी लैंग्वेज वाले पार्ट का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप वर्ड यूज़ आराम से कर सकते हैं। मतलब वही चीज़ है, बस उसको लैंग्वेज की जगह हम लोगों ने एक फॉर्मूले के पार्ट में पुट कर दिया। तो यहाँ से हम लोग का रिलेटिव एटॉमिक मास वाले पार्ट का फॉर्मूला आराम से निकल के आ गया। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर सकते हैं, काम का फॉर्मूला नहीं है, कहीं यूज़ नहीं होगा, तो इसको बस एक नॉर्मल तरीके से नोट कर ले, ताकि अगर ऐसा कहीं फॉर्मूला देखने को मिले तो अननोन टाइप की चीज़ें ना लगे आपको। नोट कर लीजिए इस चीज़ को। हाँ शगुन बोलो, कोई डाउट है? सर यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप्स का ही क्यों लिया गया है एज अ ये चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं, ये चीज़ जस्ट आने वाले थे अभी। जैसे शुरुआत में पूरा डेफिनेशन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दिया गया, तो जैसे जब शुरुआत की बात कर रहे थे तो हाइड्रोजन सबसे लाइटर एलिमेंट था, तो इसलिए उसके रिस्पेक्ट में सारे डिफरेंसेस या फिर सारे डेफिनेशन दिए गए। फिर देखा गया कि नहीं भाई, ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है, हम लोग हर जगह ऑक्सीजन देखते हैं, तो ये डेफिनेशन फिर चेंज करके ऑक्सीजन के फॉर्म में दिया गया। फिर देखा है कि नहीं, ऑक्सीजन से भी काम नहीं चल रहा, ऑक्सीजन वाले पार्ट की जगह पे कार्बन अगर कंसिडर करें तो कार्बन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग टाइप का ऑर्गेनिज्म सब में एग्जिस्ट करता है। मतलब कार्बन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। तो जो रेफरेंस लेवल था उसको फिर कार्बन वाले पार्ट पे पुट किया गया। जैसे
शुरू में जब हाइड्रोजन अपना रेफरेंस था, तो हाइड्रोजन के केस में जो डेफिनेशन था उसमें जो रेशियो हम लोग निकाल रहे थे एग्जैक्टली सेम टाइप का था, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट ऐसा मेंशन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1/1। तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, तो उसको लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन मेंशन किया गया। मतलब शुरुआत में डेफिनेशन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डाला गया। फिर जब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे हम लोग, तो सेम चीज़ था, बस एक छोटे से डिफरेंस के साथ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाई, अब जब ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, तो ये जो रेशियो था 1/12, इसके जगह पे 1/16 ले लिया गया। 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 आइसोटोप। फिर बाद में देखा गया कि यहाँ पे कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है, हर जगह ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए फिर लोग चलो कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ज़्यादा बेटर है, तो फिर IUPAC सिस्टम में इसको कार्बन के रिस्पेक्ट में कंसिडर करना शुरू कर दिया गया। मतलब ये बट हाइड्रोजन तो सबसे लाइटेस्ट है और सबसे सूटेबल होना चाहिए, तो फिर क्यों कार्बन को यूज किया गया? और हाइड्रोजन का भी तो एबंडेंस अच्छा खासा है। हाइड्रोजन का एबंडेंस अच्छा खासा है कि अर्थ में? बताओ शगुन, हाइड्रोजन का एबंडेंस अच्छा खासा है क्या अर्थ में? तो बट सबसे वो है ना, लाइटेस्ट है, तो मे बी उसका कैलकुलेशन भी इजी रहता है हाइड्रोजन से। लाइटेस्ट एलिमेंट होना तो एक अच्छी चीज़ है, उसके रिस्पेक्ट में बात करना आसान हो जाता है, लेकिन रेफरेंस तब हम लोग बना पाएंगे जब ये बहुत जगह एग्जिस्ट करेगा। अगर हर जगह एग्जिस्ट करेगा तो रेफरेंस में कॉमन पार्ट लेना ज़्यादा बेटर मानना या फिर बेटर कंसिडर करना रहेगा, अपने लिए ज़्यादा सही रहेगा। हाइड्रोजन हर जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हर एक जगह पे, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए जैसे लिया तो गया था, जैसे तुम्हारा जो लॉजिक है सर, हाइड्रोजन तो सबसे लाइटेस्ट है, तो पहले लिया गया था, शुरुआत हाइड्रोजन से ही किया गया। उसी के बाद फिर देखा है कि नहीं भाई ऑक्सीजन ज़्यादा जगह एग्जिस्ट करता है, तो अगर हर जगह ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है तो चलो भाई ऑक्सीजन हमको हर जगह कॉमन मिलेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में बात करना आसान होगा। क्योंकि जैसे आगे जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पे कुछ कुछ कैलकुलेशंस आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला टाइप से, तो एम्पिरिकल फार्मूले वाले पार्ट में हम लोग नॉर्मली एक एटम के पार्ट को 1 मानते हैं और उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना तो चलो ठीक था, लेकिन हर जगह एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, हर जगह दूसरे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो देखा गया ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जगह एग्जिस्ट करता है, तो चलो भाई ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। फिर देखा गया कार्बन उससे भी ज़्यादा जगह एग्जिस्ट करता है, तो अगर कार्बन को रेफरेंस बनाएंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस अपने लिए वैसे ही आसान हो जाएंगे, तो फिर इसलिए कार्बन को रेफरेंस लेवल माना गया। ठीक है, बाकी इस हिस्ट्री का ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों, बाकी मैं पता करके बता दूंगा, क्योंकि IUPAC ने कार्बन 12 को हर जगह स्टैंडर्ड माना है। वो क्यों है वो शायद से फिर, हाँ बोलो। यहाँ पे कार्बन एटम का जो आइसोटोप ले रहा है, जब वो 1/12 एटम है इसका कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाई 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप। हाँ, ये एक एटम है जो 1/12 पार्ट को ले रहा है। हाँ, देख के तो ऐसा ही लग रहा है, ऐसे लिखा है यहाँ पे 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। देखो बेसिकली 1/12 से भी मतलब नहीं है। अगर कार्बन का मास नंबर 14 माना जाता है, मतलब कार्बन के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 14 होते हैं, तो ये 1/12 की जगह पे 1/14 होता है। बेसिकली हम लोग किसी एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का मास निकालना चाह रहे हैं, तो 1/12 करने से उस प्रोटॉन का मास कैलकुलेट कर पा रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए 1/12 लिया। जैसे नीचे एक चीज़ देख रहे होंगे आप, नीचे हम ग्रीन से हाईलाइट भी कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन था तो 1/16 किया गया। तो 16 क्यों किया गया? क्योंकि जब हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। तो वो 1/12 है कि 1/16 है कि 1/18 है, वो एक रिलेटिव चीज़ है। अगर कार्बन में टोटल मास नंबर वाला पार्ट 12 निकल के आया तो 1/12 यूज़ किया, अगर वो 18 निकल के आता तो हम लोग 1/18 यूज़ कर लेते। ठीक है, हम लोग को बस एक प्रोटॉन का मास चाहिए होगा कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, चलो ठीक। मान लो हम लोग जैसे ये छोटे से कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन था वो हम लोग चेंज कर सकते थे। पहले हाइड्रोजन आया, फिर ऑक्सीजन आया, फिर कार्बन की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ रवि बताओ, कोई डाउट है तो। सर रिलेटिव मास में सर यूनिटी होगा, ऐसा यूनिट? रिलेटिव मास में कोई नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि हम लोग ऐसे ऊपर वाले डेफिनेशन की बात करें
तो यहाँ दे रखा है रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, उसका कोई यूनिट होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कोई यूनिट नहीं है इसका। इस केस में रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है। और रिलेटिव एटॉमिक मास में भले ही हम लोग टर्म मास लगा रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मास नहीं है, वो मास नंबर है केवल। ठीक है, तो इसीलिए उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है वैसे ये। चलो, तो जैसे एक रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन था बहुत सी बेसिक, जो हम लोग को डिस्कस करना था, वो हम लोगों ने मेंशन किया। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन कर रखा था कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो हम लोग वापस से उस डेफिनेशन पे आते हैं, एटॉमिक मास वाला पार्ट क्या है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है, इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। नाम ही काफ़ी, एटॉमिक मास, एक एटम का मास कैन बी कॉल्ड एज एटॉमिक मास। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। और अगर हम लोग को कभी भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो हम लोग सीधा मास नंबर या उसी चीज़ को रिलेटिव एटॉमिक मास बोल सकते हैं। उसको हम लोग AME वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इस चीज़ को। और इन दोनों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, और जिन लोगों का आंसर आता जाएगा वो अपना हाथ रेज कर लें ताकि उनको स्क्रीन पे दिख जाए कि किन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और अगर सब लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया तो हम लोग उसका डिस्कशन आराम से शुरू कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। ये क्वेश्चन मैंने सारे बैचेज में कराया है, आप लोग को भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हो। और इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग थोड़ा आगे वाले टॉपिक में मूव कर जाएंगे, मोल्स वाले पार्ट पे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल यूनिटरी मेथड भी अप्लाई करो, बाद में सब फॉर्मूले के थ्रू भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आज वैसे शायद तुम लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, नीट का और जेई एडवांस का, सॉरी जेई मेंस का अनाउंसमेंट तो हो गया कि जुलाई में जेई मेंस कराया जाएगा। अभी जेई एडवांस अगस्त में शायद कंडक्ट कराया जाएगा। इस बार चीज़ें लेट हो रही हैं, तो हो सकता है कि तुम लोग के टाइम पे भी सेशन थोड़ा आगे शिफ्ट हो। तो हमारा रिजल्ट जब भी निकलेगा, स्कूल का सेशन तुम लोगों का नॉर्मली जून से शुरू होता था, वो हो सकता है कि शायद आगे शिफ्ट हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बढ़िया, अभी 2 लोगों ने बना लिया, बाकी लोग फटाफट ट्राई करें।
फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलो भाई जल्दी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में अगर कोई डाउट है तो। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में अगर डाउट नहीं है तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट का आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में 11 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 कुछ इस टाइप का वैल्यू आएगा प्रोटॉन वाले केस में। न्यूट्रॉन वाले केस को अगर कंसिडर करते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम रहेगा। न्यूट्रॉन में 12 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, कुछ लोगों को होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 में भी किसी को कोई डाउट नहीं है। जिसको डाउट हो पूछ लो भाई, डाउट अपना क्लियर करके रखो, दूसरे के इंतजार में मत बैठो कि दूसरे लोग मेरे बदले डाउट पूछेंगे। जिसका डाउट है उसको अपना डाउट खुद ही क्लियर करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके बदले आप ही पढ़ाई करेंगे, कोई दूसरा आदमी पढ़ाई नहीं करेगा। और अपना डाउट क्लियर करके रखो ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। कोई डाउट नहीं क्वेश्चन नंबर 3 किसी को? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ तो एक बार क्या एक्सप्लेन करेंगे, एक ही बार करेंगे, एक बार कर दिया। डाउट है ना बेसिकली। चलो ध्यान दो। जैसे मान लो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जब कैलकुलेट किया तो सवाल में टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलना था। तो अगर हम लोग के पास एक एटम का कंसिडरेशन है तो सोडियम के एक एटम में प्रोटॉन वाला पार्ट 11 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है और न्यूट्रॉन वाला पार्ट 12 होता है। ये हम लोग को मालूम है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा तो हम लोग आराम से टोटल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन निकाल सकेंगे। ये सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग के पास टोटल मास 23 mu के बराबर है, तो जैसे एक छोटा सा मान लो टर्म यूज़ करते हैं हम लोग कि हम लोग के पास एक बॉल है जिसका मास 2 kg है और टोटल 10 kg का बॉल दे रखा, तो कितने बॉल्स होंगे? तो 5 बोल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाला? तो टोटल मास को एक बॉल के मास से डिवाइड करके आराम से 5 तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम लोग के पास एक सब्सटेंस का मास दे रखा, एक एटम का मास दे रखा और टोटल मास दे रखा है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। तो 23 टोटल मास था mu डिवाइडेड बाई एक एटम का मास नंबर इंटू mu। अगर ये कैलकुलेट करें तो यहाँ से 1 एटम आया था। तो फर्स्ट वाले केस में अगर एक ही एटम है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वाला पार्ट आराम से लिख सकते हैं। सेकेंड वाले केस में 230 था तो 230 mu डिवाइडेड बाई 23 mu। यहाँ से आंसर अपना 10 निकल के आता। तो अगर एक एटम में 11 प्रोटॉन्स है तो 10 एटम्स में 10 इंटू 11 मतलब टोटल 110 प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स वाले पार्ट 12 इंटू 10, इसका मतलब 120 होंगे और इलेक्ट्रॉन वापस से प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। अगर थर्ड केस की बात करें तो इस बार क्वेश्चन में 23 ग्राम दे रखा है। तो पहले तो नंबर ऑफ एटम्स निकालो। तो टोटल मास 23 ग्राम डिवाइडेड बाई हम लोगों का जो एक एटम का मास है 23 mu, इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ये 23 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 mu। और अगर हम लोग 1 mu वाले पार्ट का वैल्यू कैलकुलेट करें तो तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग के पास वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 है तो हम लोग 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम करेंगे तो ये ग्राम का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और ये जो वैल्यू है अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर आता है। इनफैक्ट ये जो कैलकुलेशन है इसको थोड़ा ध्यान भी रखना होता है तुम लोगों को। 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इज इक्वल टू 6.023, कहीं कहीं 6.022 भी दे रखा होता है, इंटू 10⁻23। ये एक वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना है, इसको जस्ट अभी डिस्कस भी करेंगे हम लोग। तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में जब 10 एटम थे तो हम लोग
11 इंटू 10 किए थे, प्रोटॉन वाला पार्ट 12 इंटू 10 किए थे। तो जब हम लोग के एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे, तो प्रोटॉन्स के लिए हम लोग 11 को 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलर टाइप से न्यूट्रॉन को 12 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 कर सकते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होता है, तो डायरेक्टली ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। अब अभिषेक समझ आया? यस सर। ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो फोर्थ क्वेश्चन में प्रोटॉन वाला पार्ट 2 इंटू 11 इंटू 6.022 या 023 इंटू 10⁻23 होगा। इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन वाला पार्ट हम लोग 2 इंटू 12 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लें। सर ये मोल हाँ रवि नंबर, बोलो। सर ये मोल क्या नंबर क्या? सर ये जो मोल नंबर है 6.022 होता है ना? 6.022 बोलो या 6.023 बोलो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, दोनों ही टर्म यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना, जो 1 AMU 1.66 है, कहीं कहीं उसको 1.67 लिया जाता है। तो जब 1.67 होगा तो 6.022 आएगा, अगर 1.66 होगा तो 6.023 आएगा। तो 1.66 को 67 कभी हम लोग बोल देते हैं, कभी 66 छोड़ देते हैं, वो अपने मन पे है। तो इसीलिए ये थोड़ा वेरिएबल टाइप की चीज़ है। वैसे मूल नंबर तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं अभी, 9th में सुना था क्या कि पहले से सुन करके आ रखा है? चलो भाई ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक सिंपल क्वेश्चन था। हाँ देव, कोई डाउट है? चलो ध्यान दो। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में AMU डिफाइन कर दिया था। AMU का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब बता दिया था। 1 AMU का मतलब होता है बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। लेकिन अगर चाहे तो हम लोग इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाँ पुष्पम कोई डाउट है? नहीं सर। तो हाथ नीचे कर लो, ठीक है, हाथ दर्द हो जाएगा। और जैसे अपने पास वैल्यू है 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो हम लोग इसका एक डेफिनेशन भी डाल सकते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। 1 AMU इज इक्वल टू, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब बेसिकली यही अभी जस्ट कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, वही AMU का डेफिनेशन भी डाला जाता है। तो इसका हम लैंग्वेज नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज पूछा भी नहीं जाना चाहिए, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। बट ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लो, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ताकि कभी भी आए, कहीं भी ये फॉर्मूला दिखे तो मालूम पड़े कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। बस हम लोग को यही टर्म में चीज़ें ध्यान रखनी है, नोट कर ले। चलो ध्यान दो। जैसे अभी तक हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास कंसिडर कर लिया, फिर एटॉमिक मास कंसिडर कर लिया, AMU तो बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोग एक ये भी पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एटॉमिक मास था, तो हम लोग सिमिलर टाइप से एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या बोला था, एक एटम का मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल का मास। सिंपल सा लैंग्वेज है, एक मॉलिक्यूल का मास इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा है। जैसे अगर मान लो O2 है, तो O2 वाले पार्ट में 2 ऑक्सीजन एटम्स है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे, उन सारे एटम्स के मास नंबर को ऐड कर लो और उसके आगे AMU लगा दो, अगर मॉलिक्यूलर मास बोला है तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16, टोटल 2 एटम है, मतलब अपना टोटल मास हो जाएगा 32 AMU के बराबर। मान लो हम लोग अगर
H2O की बात करते हैं तो H2 वाले पार्ट में टोटल एटम 2 है, मास नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का टोटल एटम 1 है, मास नंबर 16 होता है, टोटल मिलाकर के 18 होगा तो अपना मास नंबर 18 AMU के बराबर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है, तुमको कैलकुलेशंस करना है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन में 10-12 पार्ट्स होंगे, फटाफट कैलकुलेशन करना शुरू करो। सेम चीज़ है, अपना हाथ रेज कर लेना जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, और सारे ऑप्शंस नोट करते जाए। जिसका मास नंबर नहीं मालूम होगा वो पूछ लेना। मास नंबर याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का मास नंबर ध्यान रखें। जैसे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दो, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में मैंने एक नाम भी लिखा हुआ है, ग्लोबल सॉल्ट। तो यही चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे अगर कहीं भी कुछ यूनिक पार्ट दिखेगा तुमको, जैसे ग्लोबल सॉल्ट हम लोग नॉर्मली बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, पूरे 2 साल के सिलेबस में 2-3 जगह यूज़ होगा। तो अगर इस चीज़ को हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मली इस चीज़ को हम लोग हो सकता है भूल जाए। तो इसीलिए इस तरह के जो पार्ट होंगे उसको किसी दूसरे पेन से हाईलाइट करके रखना, ताकि जब भी तुमको नाम दिखे या पेज पलटे तो तुरंत ग्रीन लाइन पे नाम दिखे, अच्छा हाँ ये ग्लोबल सॉल्ट होता है, एक बार वापस से उसको ढंग से देख लिया। ठीक है, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ट्राई करके देखो सारे क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। सर 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर में सुक्रोज है। सुक्रोज का भी वर्ड नहीं सुना है? नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं भाई, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज वर्ड ही नहीं सुना है सुक्रोज? नहीं। अच्छा चलो भाई, तो फॉर्मूला बता देते हैं इसका, C12H22O11, ऐसा कोई फॉर्मूला सुना है? हाँ सर। तो कैसे नहीं सुना है? उसको शुगर भी बोलते हैं, सुक्रोज बोलो या शुगर बोलो सेम चीज़ है। ठीक है, ग्लूकोज भी एक ही चीज हुआ ना? नहीं भाई, ग्लूकोज एक ही चीज़ नहीं हुआ। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला और सुक्रोज का फॉर्मूला अलग अलग चीज़ है। जिनका सवाल बनता जाएगा हाथ रेज करेंगे, बढ़िया रहता हमारा। सर एक डाउट है। बिल्कुल पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 8 में आयरन और साइनाइड का मास नंबर क्या है? साइनाइड का मास नंबर तो हम नहीं बताएंगे, आयरन का डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं। आयरन का मास नंबर 56 होता है, साइनाइड का दिमाग लगाओ।
ओके ओके थैंक यू। विशाल सर बाकी किसी से नहीं बना, जल्दी बनाओ भाई, 5 ही मिनट का टाइम था, बस 2 मिनट बाकी है। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? किसका? रवि एक बार फिर से क्लियरली बोलो, आवाज नहीं आया। एसिडिक एसिड का एसिडिक एसिड, अबे नालायक आदमी, अभी क्लास 10th में ही पढ़ा होगा एसिडिक एसिड वाला पार्ट। एसिडिक एसिड का सिर्फ फॉर्मूला अरे वही तो बोला, क्लास 10th में नहीं पढ़ा भी एसिडिक एसिड, इसको इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। भूल गए? इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला निकलेगा, यस निकालो। बढ़िया, तीनों का बन गया भाई। पीताम्बरा का तो पहले ही बन चुका था शायद से। जल्दी कैलकुलेट करो भाई, एक मिनट का टाइम बाकी है, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। और हम लेफ्ट साइड में आंसर भी लिखते चले जा रहे हैं, अपना आंसर चेक कर लेना। अमोनिया के केस में 17 होना चाहिए, NaOH का 40 होना चाहिए, H2SO4 का 98 होता है, H3PO4 का भी 98 होता है। मेरे को ऐसा वैल्यूज याद है क्योंकि मैंने बहुत बार इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर रखा है, तो ये मत सोचना कि हम रटे हुए या कुछ भी, इतने बार कैलकुलेशन कर रखा है कि बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप से याद हो गया ये सब चीज़ें। ग्लूकोज का वैल्यू 180 होगा, एसिटिक एसिड का वैल्यू 60 होगा, सुक्रोज का वैल्यू 342 होना चाहिए। उसके आगे का वैल्यू तो हमको याद नहीं, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक में अगर कोई भी डाउट है तो पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सान्या को डाउट? सान्या? ओके। धीरज कोई डाउट? धीरज कोई डाउट? चलो भाई, उसके आगे वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। वैसे एक छोटा सा पार्ट है, वो भी मेंशन करेंगे हम। पहले तो मास नंबर कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 23 × 4 + 56 प्लस उसके अलावा 12 × 6 + 14 × 6, तो 23 × 4 92 होना चाहिए। अच्छा सॉरी 56, हाँ, फिर प्लस 56 + 72 + 84, उसके हिसाब से 6 4 10 4 14 4 हो जाएगा, 1 9 1 10 5 15 7 22 और 8 30, 304 वैल्यू आना चाहिए शायद क्वेश्चन नंबर 8 में। किसी को कोई डाउट है? चलो बढ़िया। एक चीज़ पे ध्यान दो थोड़ा, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दो, फिर बाकी कैलकुलेशंस बाद में करना। जैसे ये जो कंपाउंड दे रखा है Na3 या सॉरी Na4 दे रखा था ना शायद, चलो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। Na4FeCN6, तो जैसे कभी भी इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड दे रखा होगा जिसमें बड़ा ब्रैकेट दे रखा होगा, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग इन जनरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या इसी चीज़ को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं।
और इन कंपाउंड से रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता है, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें डिसोसिएट नहीं करती। जैसे मान लो NaCl है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि NaCl को हम लोग Na+Cl- में डिसोसिएट कर सकते हैं, जैसे इसको वाटर में डाल लेंगे। लेकिन हम लोग जब इस कंपाउंड को Na4 FeCN6 को वाटर में डालेंगे तो यहाँ से Na+ आयंस मिलेंगे 4 हम लोग को, क्योंकि नीचे 4 दे रखा। लेकिन जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट वाला पार्ट एक सिंगल यूनिट के जैसा एग्जिस्ट करेगा। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्लास 12th में ये एक पूरा यूनिक चैप्टर है। मतलब क्लास 12th हम लोग एक चैप्टर के फॉर्म में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। क्लास 12th में जब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो इसके सारे प्रॉपर्टीज सारा कुछ हम लोग वहाँ पर डिस्कशन करते जाएंगे। बस ये नाम ध्यान रखने का, कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे वर्ड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे, तो इसका मतलब हम लोग ये बड़े ब्रैकेट के टर्म में काम कर रहे हैं, और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स कभी भी डिसोसिएट नहीं होते। कभी कभी यूज़ करेंगे हम लोग इस चीज़ को, तो मालूम पड़ जाएगा तुम लोग इस चीज़ के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, कोई डाउट है किसी को? हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ग्लोबल सॉल्ट फार्मूला दे रखा है Na2SO4.10H2O। तो इसका मास नंबर कैलकुलेट करेंगे तो 23 × 2 प्लस सल्फर का 32 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 प्लस 10H2O है। तो हम लोग आराम से H2O के मोलर मास 18 को भी जस्ट कैलकुलेट किया था ऊपर, 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180, तो यहाँ से आंसर होना चाहिए 6, 4, 10 और 12, ठीक है। फिर उसके बाद 6, 4, 10, 4, 14, 8, 22, 3, 322 अपना मास निकल के आना चाहिए AMU के फॉर्म में। मतलब जितने भी आंसर्स थे वो सारे के सारे AMU के फॉर्म में रहेंगे। 322 AMU। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिप्सम अभी क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग पानी डालते हैं CaSO4.12H2O में, तो जिप्सम का फॉर्मेशन होता है CaSO4.2H2O वाला पार्ट। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पे नॉर्मली जब नॉर्मल हीटिंग करते हैं हम लोग, तब उस केस में हम लोगों को वापस से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो उस केस में जो ये H2O है, ये पूरा ही H2O हट जाता है, तो वहाँ से डेड बर्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको ध्यान होगा। खैर, मास नंबर में 40 प्लस 32 प्लस 16 × 4 प्लस 2H2O, मतलब 2 × 18 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 × 18 हो गया तुम्हारा 36, 16 × 4 हो गया 64, 64 प्लस 36 100 के बराबर हो जाएगा। 100 प्लस 40 प्लस 32 मतलब 72, 172 अपना आंसर निकल के आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में जो भी डाउट है पूछ लो, फटाफट डाउट पूछो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर AMU नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। अब बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो AMU लिख के ही काम करना है, ठीक है। मास नंबर नहीं पूछा ना, अगर मास नंबर पूछता तो 172, बट मास पूछा है मॉलिक्यूलर मास, तो AMU वर्ड मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग इस 172 को 1.66 × 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 172 के बराबर थोड़ा ना रह जाएगा, ये तो कुछ नया वैल्यू बन जाएगा। तो इसलिए बिना AMU के हम लोग मॉलिक्यूलर मास नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत है, इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना। तो ग्राम लिखे तो ग्राम लिखेंगे तब तो और ब्लंडर हो जाएगा भाई, ग्राम नहीं लिख सकते। आ रहे हैं जस्ट अगले टॉपिक में आ रहे हैं हम लोग मोल वाले पार्ट में, तब मालूम पड़ेगा कि AMU कब यूज़ करना है और ग्राम कब यूज़ करना है, ठीक है। अगर लिखना भी है तो ये यहाँ पे ग्राम लिखेंगे ना हम लोग, जैसे ध्यान दो पुष्पम, ये तो 172 तो हो गया, उसके आगे फिर ग्राम है, क्योंकि हम लोग 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम लिख रहे हैं, तो ये ग्राम लिखने वाला पार्ट जस्ट उसके आगे आएगा। मतलब 172 को जब 1 AMU के न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके आगे ग्राम लिखेंगे, तब मॉलिक्यूलर मास बोलना सही टर्म कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सर 10 तक तो हम लोग ग्राम लिखते आ गए। तो गलत लिख रहा है और क्या, 10 तक लिखते आ रहे थे तो नहीं, गलत तरीके हो सकता है कि तुमने मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास से कंफ्यूज कर दिया है। मोलर मास अगला चीज़ है,
ठीक है। मोलर मास जस्ट अभी डिस्कस करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि 10 तक जो हम लोग ग्राम लिख रहे थे वो शायद वही चीज़ होगा, तो उससे अपने आप को कंफ्यूज कर रहा है। तो मोलर मास को जब हम लोग बोलेंगे तो हम लोग बोल देते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास, लेकिन वो मोलर मास के टर्म में मॉलिक्यूलर मास चलता है। ज़्यादा प्रिसाइजली मोलर मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तब जाके ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। आते हैं अभी हम लोग उस कैलकुलेशन पे। हाँ श्वेता, कोई डाउट है? हाँ श्वेता, कोई डाउट है? चलो ठीक है भाई, डाउट नहीं है तो फिर हम लोग ओके। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट अपना कैलकुलेशन होना। हाँ बोलो सर, रिलेटिव बोलो सर। एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास सेम है? रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। जैसे एवरेज एटॉमिक मास में टर्म एवरेज दे रखा, तो एवरेज से क्या समझ में आता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो विश्व गुडे। ले डाउट पूछ के गायब भी हो गया। चलो ठीक है, आने दो उसको, फिर डिस्कशन करते हैं उस चीज़ का उसके साथ। चलो भाई हेडिंग डालो, मोल जैसे। सर हाँ बोलो। सर, ऐसा क्यों होता है कि मास नंबर एटॉमिक नंबर के अप्रोक्सीमेटली डबल होता है? मास नंबर एटॉमिक नंबर के अप्रोक्सीमेटली डबल होता है, ऐसा क्यों होता है? ये तो इसका जवाब तो खैर मेरे पास नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली डबल होना कोई फैक्ट नहीं है। जब हम लोग लोअर एलिमेंट्स की बात करेंगे, मतलब सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन तरह के एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, नियर अबाउट बराबर होते हैं। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन भी होता है, तो मास नंबर जस्ट एटॉमिक नंबर के डबल निकल के आता है। बट जब हम लोग आगे के एलिमेंट्स में जाते हैं, जैसे ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, मतलब उसको हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से लैंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। आपने शायद 10th क्लास के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, वहाँ पे एक टर्म होता है एफ ब्लॉक। उसमें मास नंबर जस्ट डबल नहीं होता, मास नंबर में काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं, वहाँ पे 20-25 का भी डिफरेंस आता है, ठीक है। तो वो तो अब जैसे कोई एटम क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है भाई। तो एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने हैं, हम लोगों ने उसके बेसिस पे एक थ्योरी डिस्कस किया है। तो इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, अब सर न्यूट्रॉन उसके बराबर ही क्यों एग्जिस्ट करता है? जितना न्यूट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन क्यों है? इसका मेरे पास तो एक्चुअल में कोई जवाब नहीं होगा। मे भी हो सकता है उसके पीछे लॉजिक हो, बट एक्चुअली मुझे ये चीज़ नहीं मालूम है, ठीक है, ये ऐसा क्यों एग्जिस्ट करता है। बाकी ये है कि जैसे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन वाला पार्ट मान लो ऑक्सीजन में 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर वाला पार्ट 8 होगा, लेकिन मास नंबर वाला पार्ट 16 होगा। तो देखने में डबल लग रहा है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सिमिलर टाइप का होता है, एग्जैक्टली सेम टाइप का होता है, तो इसीलिए मास नंबर जस्ट नियर अबाउट डबल निकल के आ जाता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसका मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। ये एटम एग्जिस्ट करता है तो उसी के फॉर्म में हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं मोल वाला पार्ट, और यहाँ से फिर हम लोग का कैलकुलेशंस वाला पार्ट भी शुरू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, हम लोग इसके डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि मोल होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन वाला पार्ट लोग, डेफिनेशन वाला जो पार्ट है उस चीज़ पे तो हम लोग आएंगे आराम से, बट जैसे मेरे हिसाब से इसको इस तरीके से समझ लो तो ज़्यादा बेटर है कि मान लो मेरे पास 1 डजन दे रखा, तो 1 डजन का मतलब, हाँ भाई रौनक अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करे। रौनक बताओ भाई 1 डजन का क्या मतलब होता है? क्या? अरे रौनक से पूछ, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। बताओ भी रौनक। 1 डजन में 12। किस चीज़ का 12? 12 क्वांटिटी। किस चीज़ का? कोई भी चीज। पक्का कोई भी चीज़ का? जल्दी बोलो। हाँ दीदी बताओ। दिव्यानंद बताओ। अभिषेक
सर 12 यूनिट्स होता है कोई भी चीज़ का। किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी क्वांटिटी का 12 यूनिट्स। किसी भी क्वांटिटी का 12 यूनिट या किसी भी सब्सटेंस का 12 क्वांटिटी। किसी भी सब्सटेंस का 12 क्वांटिटी। किसी भी सब्सटेंस का 12। एक सेकंड थोड़ा। हाँ सान्या बोलो। हेलो, हाँ सान्या बोलो। ऑडियो तुमने ऑन नहीं किया था, अभी ऑन कर लिया, तुमको आएगा अभी आवाज। ओके, हाँ भाई, किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का ना, किसी तो सब्सटेंस जैसे का 12 क्वांटिटी। ओके ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी स्पीसीज का, या किसी भी, हम लोग एक स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करते हैं किसी भी एंटिटीज़ का। जैसे 1 डजन पेन बोला तो मतलब 12 पेन हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो इसके जगह पे हम लोग 1 डजन एटम्स बोलते हैं, अगर 1 डजन एटम, तो इसका मतलब हम लोग 12 एटम्स की बात कर रहे हैं। अगर 1 डजन मॉलिक्यूल बोलते हैं तो इसका मतलब हम लोग 12 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो डजन वाला पार्ट है, ये डजन वाला पार्ट बेसिकली सिंपली ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी एक स्पीसीज़ का 12 नंबर। तो जो मोल है टर्म, ये मोल भी एग्जैक्टली सेम टाइप से ये एक यूनिट है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोग इसमें एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, 1 डजन के जगह पे हम लोग 1 मोल लिख सकते थे, 1 मोल पेन। तो जो 12 का फैक्टर है, ये 12 का फैक्टर के जगह पे हम लोग 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 लिख करके आराम से काम कर सकते थे। 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मान लो 1 डजन एटम लिखते, इसके जगह पे अगर हम लोग 1 मोल एटम करते तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते थे। तो एक चीज़ देख के तुमको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से हम लोग दर्जन बोलते हैं या डजन बोलते हैं, सिमिलर टाइप से एक नया टर्म मेंशन किया गया है, मोल। जैसे दर्जन होगा किसी भी चीज़ का, वैसे ही मोल भी किसी चीज़ का हो सकता है। इस एक चीज़ का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। और एक मोल का मतलब क्या है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का, पेन का हो, पेंसिल का हो, एटम्स का हो, मॉलिक्यूल्स का हो, किसी भी चीज़ का ये वैल्यू 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 होना चाहिए। तो नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग इसमें एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ये जो टर्म है, इस चीज़ को हम लोग नॉर्मली एवोगाड्रो नंबर भी बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक टर्म मेंशन कर लिया, एवोगाड्रोज नंबर। इस चीज़ को हम लोग कैपिटल NA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कभी कभी नॉर्मली बोला जाता है, जैसे 1 मोल बोलो या NA बोलो, दोनों सेम टाइप का चीज़ है। क्योंकि बार बार 6.023 इंटू 10⁻23 लिखना पड़ता, तो उसके जगह पे हम लोग NA लिख के भी काम करा सकते हैं। तो 1 मोल का एक जनरल लैंग्वेज क्या होगा, तो 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ एनीथिंग। अब आया कहाँ से, तो वहाँ से हम लोग डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे कि जैसे भाई 1 मोल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो पहले आया कैसे, ये कैलकुलेशन बताते हैं, तो इसके बाद हम लोग डेफिनेशन वाले पार्ट को नोट करना शुरू करेंगे। अभी के लिए बस ये वैल्यू थोड़ा ध्यान रखो, नोट नहीं करना है। जैसे मान लो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था ऊपर कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। जस्ट कुछ देर पहले कैलकुलेशन किया था, राइट। यहाँ पे हाँ, ये कैलकुलेशन किया था। ये टोटल मास दे रखा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालो। तो हम लोगों ने टोटल मास से पहले टोटल एटम्स निकालना शुरू किया था। तो अगर मान लो कि एग्जैक्टली सेम टाइप का कैलकुलेशन हम लोग कार्बन एटम्स पे अप्लाई करें कि मेरे पास 12 ग्राम कार्बन दे रखा, इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो इस केस में जो टोटल मास है 12 ग्राम, इस चीज़ को हम लोग एक एटम के मास से डिवाइड कर सकते थे। एक एटम का मास कितना है, तो मास नंबर के आगे AMU लगा दो। तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 AMU, ये 12 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 AMU, जिसका वैल्यू था 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर। ये ग्राम कैंसिल आउट होगा। और अभी जस्ट कैलकुलेट करवाया था या फिर बोला था, ये वैल्यू ध्यान रखना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻24 इज इक्वल टू 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23। तो जैसे एक चीज़ देख के इस कैलकुलेशन में मालूम पड़ रहा था कि 12 ग्राम कार्बन एटम में
जब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाले तो हम लोग को ये वैल्यू मिल रहा। तो डेफिनेशन फिर से कार्बन के रिस्पेक्ट में दिया गया कि 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट इज प्रेजेंट या फिर दैट इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलने का तरीका होता है, लेकिन बोलना एक अलग चीज़ है और समझना एक अलग चीज़ है। 1 मोल का मतलब क्या, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एनीथिंग। डेफिनेशन कहाँ से आया, तो कार्बन 12 से आया। कैसे आया, तो 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम्स है, वहाँ से एक नंबर मिला, उसी नंबर को 1 मोल बना दिया गया। ठीक है, अगर इस डेफिनेशन को निकालने के पार्ट में कहीं कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग डेफिनेशन नोट कराएंगे। चलो बढ़िया, अभी किसी को डेफिनेशन में दिक्कत नहीं है तो पहले डेफिनेशन नोट कर लो, फिर हम लोग ये वैल्यू वाले पार्ट को नोट करना शुरू करेंगे। तो डेफिनेशन इस तरीके से नोट कर सकते हैं, से नोट करना 1 मोल of any species is equal to the ज़्यादा बेटर होगा, is equal to that number of entities which are present in 12 gram of carbon 12 isotope। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जैसे डेफिनेशन सिंपल सा है, बस लैंग्वेज थोड़ा अजीब टाइप का है, ध्यान रखना उसको, हिंदी में ध्यान रखना कि 1 मोल का क्या मतलब है। तो 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और कैसे आया, तो हम लोग कार्बन 12 के बेसिस पे ये चीज़ आराम से कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो इसमें 2-3 चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है। पहला ये चीज़, ये जो टर्म है 6.022 इंटू 10⁻23, इस वैल्यू को ध्यान रखना। इसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं और इसको Na से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो ये वैल्यू नोट कर लो, ये वैल्यू याद रखना ही रखना है बिल्कुल। तो जैसे हम लोग नॉर्मली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABCD जैसा बोलते हैं, तो उस टाइप से केमिस्ट्री में ये सब वैल्यूज़ A म्यू या फिर Na वाला पार्ट या फिर मोल वाला पार्ट, ये सब बिल्कुल इस टाइप से ABCD है केमिस्ट्री का, ये सब मालूम होना चाहिए। सवाल अलग से नहीं पूछेगा, बट हर एक सवाल में इस चीज़ को डाला जाता है। एक तो अपने को ये वैल्यू याद रखना है पहला, और दूसरा एक ये चीज़ याद रखना है। जैसे अभी ये कैलकुलेशन किया हम लोगों ने 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻24, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.66 का मतलब था 1 A म्यू, और जो वैल्यू आया था 6.023, इसका मतलब हो गया एवोगाड्रोस नंबर। तो हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 1 A म्यू इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर कंसिडर कर सकते हैं, या फिर एवोगाड्रो नंबर को जब 1 A म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू अपना 1 ग्राम के बराबर निकल के आएगा। तो जैसे पुष्पन ने या फिर पता नहीं किसी ने बोला था कि सर हम लोग कभी तक ग्राम ही लिखते आ रहे थे, वो ग्राम कैसे आया हम लोग जस्ट इसके बाद डिस्कशन करना शुरू करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पार्ट है कि ग्राम में और एमयू में क्या डिफरेंस है, और मालूम भी नहीं होता है बहुत सारे लोगों को, बस बोलते चले जाते हैं लोग कि एमयू है कि ग्राम है, कंफ्यूजिंग होता है। चलो भाई ध्यान दो। इसके बाद फिर हम लोगों का कैलकुलेशन का 2-3 पार्ट शुरू होगा। पहला पार्ट, जैसे हम लोगों को मालूम पड़ गया कि 1 मोल क्या होता है, तो फिर हम लोग उस 1 मोल के लिए जो कैलकुलेशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज़ का, नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, उन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। एक तो ये पार्ट। दूसरा,
क्योंकि मोल मालूम पड़ चुका तो हम लोग एक नया टर्म डिफाइन कर देते हैं, मोलर मास क्या होता है। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज वाला पार्ट का कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे मान लो 1 मोल दिया तो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एनीथिंग। तो अगर 2 मोल होता तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 एनीथिंग मतलब 2 इंटू NA। अगर 10 मोल होते तो इस केस में 10 इंटू NA कर सकते थे। तो बेसिकली अगर हम लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ निकाल सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखा तो हम लोग उसमें अगर एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करें NA को, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज़ या नंबर ऑफ एंटिटीज़ बोलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एंटिटीज़ लिख देते हैं। नंबर ऑफ एंटिटीज़ आराम से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर मालूम है तो। और एक कन्वेंशन ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को नॉर्मली हम लोग N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू NA इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज़। तो यहाँ से एक और भी फॉर्मूला आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज़ मतलब एटम या मॉलिक्यूल या कुछ भी डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। ये जो रेड कलर में फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे अगर मॉलिक्यूल्स दिया तो हम लोग मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, अगर एटम्स दिया तो हम लोग मोल्स ऑफ एटम्स निकालेंगे, अगर आयंस दिया तो हम लोग मोल्स ऑफ आयंस का कैलकुलेशन करेंगे। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूला अपने काफ़ी काम करेगा। ये दोनों पार्ट इनफैक्ट नोट कर लो, अभी जस्ट आगे फिर से डिस्कशन करेंगे इस चीज़ का। अब एक चीज़ बताओ, अभी तक जैसे 1 घंटे का क्लास तो हो गया और तुम लोग का लास्ट वीक में जो क्लास था वो 1-1 घंटे का ही था। इस वीक से तुम्हारी 3 घंटे की क्लासेस है, मतलब 1 घंटा 25 मिनट, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे 25 मिनट। कितने लोग अभी तक बोर हो गए हैं पढ़ाई से, ये बता दो। कितने लोगों को लगता है कि अभी और हम लोग झेल लेंगे आराम से? दिव्यानंद अभी झेलने के लिए रेडी है? बोर हुआ है कि झेलने के लिए रेडी है? चलो, प्रियांशु भी पढ़ने के लिए रेडी है, रवि भी रेडी है, शुभोडे भी रेडी है, शगुन भी रेडी है, अभिषेक प्रसाद भी रेडी है, किशु सिंह तो अतुल कुमार था, रेडी है, रितंबरा भी रेडी है, आदित्य रेडी नहीं है, शगुन तो शायद हाथ उठाई थी भाई, रौनक मुखर्जी रेडी नहीं है। अच्छा, इतने लोग पढ़ने के लिए रेडी है। रवि वर्मा तो हाथ उठाया ही था पहले भी, दिव्यानंद भी उठाया था। जैसे 3 घंटे की क्लास थोड़ी लंबी क्लास है और 10 तक तो हम लोग को ज़्यादा पढ़ने की आदत भी नहीं इतना कोचिंग में कि हम लोग लगातार 3 घंटे पढ़ाई करते हैं। लेकिन थोड़ा हैबिट डालो, भले ही बोरिंग लग रहा हो या फिर बोरिंग भी नहीं लगेगा, बट होता है कि मतलब 3 घंटे लगातार एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये हैबिट डालो क्योंकि आपको जेईई की तैयारी करनी है, इतना आसान नहीं होता। आपको तो पहले तो 6 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए कि 6 घंटे का पेपर होता है। तो इसीलिए जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, जैसे हम लोग आज पहली बार A और B बैच था, उन लोगों का भी 3 घंटे का क्लास हुआ था। तो उसमें तो लास्ट क्लास में एकदम स्टूडेंट लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। तो इसलिए हम लोग पहला लेक्चर है तो भले ही हम लोगों ने 3 घंटे की क्लासेस रखी है, 10 मिनट का ब्रेक रखा है, बट आज ब्रेक थोड़ा लंबा कर देंगे आराम से, 15 से 20 मिनट का। फिर दूसरा लेक्चर शुरू होगा। फिर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, तो फिर हम लोग आराम से शेड्यूल में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है ये थोड़ा फास्ट हो रहा है। जैसे हम भी एक चीज़ देखते हैं कि हम नॉर्मली जब क्लासरूम लेक्चर में पढ़ाते हैं तो जितना हम क्लासरूम लेक्चर में 1.5 घंटे या 2 घंटे में पढ़ाते हैं, उतना ही हम इधर 1 घंटे में पढ़ा दे रहे हैं। तो तुम लोगों के दिमाग पर हो सकता है ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा हो। ठीक है, हम लोग 1 घंटा पढ़ाएंगे। अगर तुमको लगता है कि हाँ सर हमें और पढ़ाइए सर, मज़ा आ रहा है या फिर समझ में आ रहा है, तो हम लोग और भी आराम से उसको कंटिन्यू किया करेंगे। आज पहला लेक्चर है तो हम लोग ज़्यादा लोड डालने के उसमें नहीं रहेंगे, ठीक है। खैर, अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं मोलर मास क्या होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका कैलकुलेशन और 1-2 कैलकुलेशंस आज भी करेंगे।
जैसे इसके बाद हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग मोलर मास, और उसमें हम लोग एक छोटा सा पार्ट बट डिस्कशन में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो जब हम लोग मोलर मास की बात करते हैं, तो ध्यान दे इधर, अभी जब हम लोग मोलर मास की बात करेंगे तो इस केस में दो तरीके से मोलर मास डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। जैसे एक को हम लोग मोलर एटॉमिक मास बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एक को हम लोग मोलर एटॉमिक मास बोलते हैं और दूसरे को हम लोग मोलर मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। और एक्चुअल में इसको बोलने का एक और भी तरीका है। जो मोलर एटॉमिक मास है, इस चीज़ को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ज़्यादा स्टैंडर्ड ग्राम एटॉमिक मास है, बट हम लोग उसको मोलर मास मोलर मास मोलर मास बोलेंगे, तो इसीलिए हम लोग मोलर एटॉमिक मास ही मेंशन कर रहे हैं। सिमिलर टाइप से नीचे भी हम लोग ग्राम एटॉमिक के जगह पे हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब हम लोग का जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में अभी तक हम लोगों ने केवल एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था, केवल एटॉमिक मास और केवल मॉलिक्यूलर मास। बट अब हम लोग मोलर एटॉमिक मास और मोलर मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। मतलब अब हम लोग एक मोल्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या है, बस वो मेंशन करना है, उसको नोट भी नहीं करना। जैसे हम लोग एटॉमिक मास बोल रहे थे, तो 1 एटम का मास इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। जब हम लोग मोलर एटॉमिक मास बोलेंगे तो 1 मोल एटॉमिक मास, सॉरी 1 मोल एटम का मास कैन बी कॉल्ड एज मोलर एटॉमिक मास। सिमिलर टाइप से जब मोलर मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास विल बी कॉल्ड एज मोलर मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलर मास में और एटॉमिक मास में, बस उस चीज़ पे आते हैं हम लोग। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मालूम है अपने को 16 AMU होना चाहिए। तो अगर एक एटम का मास 16 AMU है तो 2 एटम का मास 2 × 16 होता, 10 एटम का मास 10 × 16 होता। तो अगर हम लोग Na एटम्स का मास लेते तो जितने एटम्स हैं उसको हम लोग एक एटम के मास से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास निकल के आ सकता था। जैसे कैलकुलेट किया था 2 × 16, 3 × 16, 10 × 16। तो सिमिलर टाइप से Na × 16 AMU। तो यहाँ से 16 को बाहर ले लेते हैं और Na × 1 AMU कर देते हैं। और अभी जस्ट ऊपर मेंशन किया था इस चीज़ को कहीं पे, ये चीज़ Na × 1 AMU वाला पार्ट जो है, इस चीज़ को हम लोग 1 ग्राम के बराबर रख सकते हैं। तो जो अपना कैलकुलेशन है उसमें Na × 1 AMU 1 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ से 16 ग्राम वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो जैसे एक छोटा सा डिफरेंस देखो, जब ऑक्सीजन एटम दिया तो 16 AMU है, जब 1 मोल एटम दिया तो 16 ग्राम है। बस यही एक डिफरेंस होता है। अगर हम लोग के पास एटॉमिक मास पूछेगा तो हम लोग AMU के टर्म में काम करेंगे। अगर मोलर मास बोला तो उस केस में 16 ग्राम मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो H2O है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो हम लोग 18 AMU बोलेंगे। बट अगर मोलर मास बोलेगा तो H2O मॉलिक्यूल है, मतलब मोलर मास बाय डिफ़ॉल्ट उस मॉलिक्यूल का ही होगा। तो इस केस में हम लोग 18 ग्राम लिख के काम कर सकते हैं। तो जो किसी ने बोला था कि सर हम लोग 10 तक तो ग्राम लिख दिया करते थे, वो ग्राम हम लोग मोलर मास के रिस्पेक्ट में लिखा करते थे, वो हम लोग मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में नहीं लिखते थे। अगर मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो AMU लिखो, और अगर मोलर मास बोला तो फिर उस केस में ग्राम मेंशन करते हुए काम करना है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और आप लोग ये चीज़ नोट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास वाला पार्ट में, सॉरी मोलर मास वाले पार्ट में मोलर एटॉमिक मास होता है और मोलर मॉलिक्यूलर मास होता है। बस इतना नोट करें। बाकी हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट में 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी अतुल और धीरज अपना हाथ नीचे कर लो भाई, हाथ दर्द कर जाएगा तुम्हारा, इतना देर हाथ रेस करके रखे हुए। अच्छा एक चीज बताओ, खेलने के लिए बाहर जाने दिया जा रहा है तुम लोगों को? नहीं नहीं मिल रहा है, किसी जाने मिल रहा है।
कौन बोल रहा है? अतुल बोल रहा है जाने मिल रहा है यस सर। या पुलिस के साथ खेल रहा है क्या? नहीं सर, हम लोग मतलब घर जो है ना बहुत हट करके है, इधर पुलिस शायद ही आता है कभी। अच्छा, तो बाहर जाने का मौका मिल जा रहा है। हाँ, सही है सही है। देखना भाई, केसेस वगैरह रहेंगे तो मत ही निकलना, बाकी अदरवाइज निकल के खेल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर केस कम केसेस है। चलो चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मोलर मास वाला पार्ट क्या होता है, जैसे चलो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द मोलर मास इन द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द मोलर मास इन द फॉलोइंग केसेस। पहला कंपाउंड नाइट्रस ऑक्साइड, इसीलिए मैंने नाइट्रस ऑक्साइड दिया क्योंकि इसका फॉर्मूला याद रखना होगा इसके नाम के साथ। किसी को मालूम है नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? माइक्रोफोन अनम्यूट करके बता सकते हैं। N2O। N2O। इतने लोग हम, बढ़िया भाई बढ़िया, इतने लोग हमको नहीं मालूम था एक्चुअल में, 10th क्लास के बाद नहीं मालूम था नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ट्राई करो नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद और क्या एग्जाम्पल दिया जाए? AgCl, ये वर्ड सुना है कभी? थर्ड नंबर ब्लू विट्रल। यस सर। Yes. बहुत सही, 10th क्लास में सुना था CuSO4.5H2O। इसलिए हम ये सब एग्जांपल्स दे रहे हैं क्योंकि ये सब एग्जांपल्स आपको आगे यूज़ पड़ेंगे। तो जैसे अभी ये सब सुनते जाएंगे तो टाइम के साथ ये चीज़ें अपने आप दिमाग में रहेंगी, बार बार सुनते सुनते ये चीज़ दिमाग में रहेंगी। इसलिए हम भी जानबूझ के बार बार ये चीज़ें बोलते हैं ताकि मेरे दिमाग में खुद रहे। हम मेरे दिमाग में वो तभी तो तुम्हारे दिमाग में डालेंगे। फिर उसके बाद और क्या करें? ये वर्ड सुना है कभी? एसीटोन। ये वर्ड सुना है किसी ने? केमिस्ट्री में सुने थे, याद नहीं आ रहा है अभी। गजब। इसको हम लोग प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। प्रोपेनॉन को हम लोग कॉमन नेम में एसीटोन भी बोलते हैं। ट्राई करो, इन चारों का मोलर मास कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर मास भी साइड में लिख देना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा और मोलर मास क्या होगा। और सिल्वर का मास नंबर 108 के बराबर होता है, ये हम मेंशन कर दे रहे हैं बस। कॉपर का मास नंबर भी मेंशन कर देते हैं, 63.5 होना चाहिए। हाँ ठीक है, ट्राई करके देखो। अब एक छोटा सा गुड न्यूज़ है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों के लिए क्या, एक्चुअली बेसिकली हम लोग के लिए गुड न्यूज़ है। हमारे 10th क्लास में एक स्टूडेंट था जो 9th क्लास से हम लोग क्या पढ़ रहा था और 11th क्लास में भी है। जैसे तुम लोग टाइम टेबल देखता है, उसमें एक आर बैच का नाम दिया हुआ है, देखा है कभी? अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग। उसमें आर बैच कहीं देखा है टाइम टेबल में? आर बैच बोलो भाई जल्दी। ओके, तो उस आर बैच में एक स्टूडेंट है जो क्लास 9 से हम लोग क्या पढ़ रहा है, अरविंद कुमार शर्मा। आज NTSC का रिजल्ट निकला है और उसका स्टेट रैंक जो है वो 8th है। टोटल 178 मार्क्स आए हैं उसके और स्टेट रैंक उसका 8th है। तो वो NTSC से स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर गया। तुम में से कितने लोगों ने NTSC दिया था? अगर रिजल्ट निकल गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ब्रेक में मिलेगा तो रिजल्ट जा करके चेक करो कि तुम्हारा रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो ये अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए। एक NTSC का भी रिजल्ट इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड स्टेज भी क्लियर हो जाएगा। बढ़िया है, NTSC का एग्ज़ाम देना चाहिए। इनफैक्ट क्लास 11th में KVPY का एग्ज़ाम भी देना, भले ही वो 12th वालों के साथ कॉमन चलता है, बट तैयारी करें इन सब चीज़ों का, नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स का। हम लोग भी तैयारी कराएंगे, आप लोग खुद भी करें। चलो भाई, क्वेश्चन नोट करो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो और हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा आपका।
बढ़िया, सब लोगों ने क्वेश्चन कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। 4 लोगों का हाथ रेज हो चुका है, तो हम आंसर लिख देते हैं एक एक करके। नाइट्रस ऑक्साइड में 14 × 2 28 प्लस 16 मतलब 44 होना चाहिए। 44 ग्राम आपका मोलर मास हो जाएगा और 44 AMU आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। फिर AgCl में 35.5, क्लोरीन का मास नंबर शायद मालूम होगा, 35.5 होता है, तो 143.5 लिखो, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन को 35.5 ही माना जाता है। 143.5 ग्राम या फिर 143.5 AMU कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद AgCl तो हो गया। ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल का आंसर कितना है? अभी बहुत लंबा कैलकुलेशन है, खुद ही कोई बता दो। 249 सर, 249 249 या 249.5? किससे नहीं बना? जिसको डाउट पूछ सकता है। 49.5 आया थे। 249.5 आना चाहिए। ओके, देख लो ब्लू विट्रॉल। कॉपर का 63.5 हो गया, सल्फर वाले पार्ट का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 × 4 लिख सकते हैं, और 5 H2O है, तो 5 × 18 कर सकते हैं। तो किसका डाउट है? नाम बताओ थोड़ा अपना। अरे मेरा बोलेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा मेरा है तेरा? आवाज भी नहीं मालूम। देवानंद, चलो ठीक है, ये ध्यान दो। 63.5 प्लस 32 प्लस 16 × 4 प्लस 18 × 5, तो यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा दिव्य? अभी दिव्यानंद, ठीक है, अगर नेट का प्रॉब्लम है तो तुम ऑनलाइन भी जा करके देख लेना, इस लेक्चर को हम लोग डाल देंगे। बट इतने पार्ट से कैलकुलेशन हो जाएगा जो नीचे लिखा है ये चीज़। कॉपर वाले पार्ट का जो मास है 63.5 है, हो जाएगा, करके देखना, ठीक है। और एसीटोन का मास कितना है भाई? 4th नंबर 58 4th नंबर का 58। चलो बहुत बढ़िया, 58 ग्राम होगा तो 58 AMU भी होना चाहिए। यहाँ तक का पार्ट समझ आया सबको? हाँ सर। चलो बढ़िया भाई, अगर यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो नंबर ऑफ स्पीसीज है और मास है इसका रिलेशन निकालेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। और उसके जस्ट बाद फिर हम लोग और ज़्यादा डिटेल वाले पार्ट में एक STP कंडीशन होता है, उस चीज़ को डिस्कशन करके सारी चीज़ों को एक ही बार रिलेट करके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करना शुरू करेंगे। वैसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आज है तुम्हारे लिए। पहला तो इन्फॉर्मेशन ये कि आज तुम लोगों को एक वर्कशीट मैसेज आएगा, ठीक है, क्या फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। उस वर्कशीट का आपके पास आंसर नहीं होगा, जैसे कोटा वगैरह में यही पैटर्न फॉलो होता है। मैंने भी कोटा में ही पढ़ाई की थी रेजिडेंस में, तो वहाँ पे देखा है मैंने, वहाँ पे लोग एक DP देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हम लोग रोज़ तो नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग वीक में 4 ही दिन क्लास लगाते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग पर लेक्चर के हिसाब से इस साल सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे इस चीज़ को। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर उस DPP में नहीं होगा, बिल्कुल केवल क्वेश्चन होगा, आप उसको सॉल्व करें। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, मैट्रिक्स में सब तरह के क्वेश्चंस होंगे। और जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर होगा तो सबसे शुरुआत में वो जो DPP है, मान लो DPP 1 या वर्कशीट 1 है, उसका आंसर आपको वर्कशीट 2 में मिलेगा। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाला होगा तो आपको तुरंत वर्कशीट 2 मिलेगा, आप उसमें वर्कशीट 2 के अंदर वर्कशीट 1 का आंसर देख सकते हैं, और उसके बाद जो भी डाउट होगा आप तुरंत वहाँ से पूछेंगे, ताकि एक अच्छा डिस्कशन टाइप का पार्ट होना शुरू, एक अच्छे डाउट सेशन का पार्ट हो, क्योंकि डाउट सेशन से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हम लोग केवल पढ़ाई नहीं करते थे, हम लोग डाउट बहुत पूछा करते थे, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करते थे। तो इस साल से हम लोग उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आपको लेक्चर के हिसाब से लगातार एक वर्कशीट प्रॉब्लम मिलता चला जाए। पर डे के हिसाब से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, कुछ चीज़ें आपको रेगुलरली मिले जिनके आपके पास आंसर ना हो, बस आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद फिर उसका आपको आंसर नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ताकि आप तुरंत वहाँ पे जितने क्वेश्चन सही है मालूम पड़ जाए और उसके बाद डाउट पूछना शुरू कर दे, ठीक है। अभी आपके लिए 20 मिनट का ब्रेक है, 4:23 हो रहा है, तो हम लोग 4:40 से फिजिक्स की क्लासेस शुरू करेंगे। और इस वीक जैसे लॉकडाउन थोड़ा हल्का हो गया, अब सर लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो आप देखते होंगे टाइम टेबल केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास लगी हुई थी, क्योंकि सर लोगों को आना अलाउड नहीं था। और इस वीक का टाइम टेबल हम लोगों ने लास्ट वीक ही बना लिया था,
तो अब सर लोग आ सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके आगे के 1-2 क्लासेस में, मतलब मैथ्स की क्लास या केमिस्ट्री की क्लास में जो मैथ्स वाले सर हैं, मतलब फिजिक्स की जो क्लास और केमिस्ट्री की क्लास है उसमें मैथ्स वाले सर की भी क्लास इंट्रोड्यूस हो जाए।